अच्छा भाई, ये हमने ये कर लिया था। राइट राइट, ये भी कर लिया था। हाँ, क्वेश्चन 27 से स्टार्ट करना है। अच्छा, क्वेश्चन 27 में कह रहा था ग्राफ गिव द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ मिक्सचर ऑफ lead and tin. The graph shows that any mixture of lead and tin must have a melting point that is। अच्छा, अब देखो जब मिक्सर बनाए तो परसेंटेज टिन के हिसाब से हम ग्राफ पे कोई भी परसेंटेज हो ना, जैसे 50% है तो मेल्टिंग पॉइंट 50% पे क्या होगा, इस ग्राफ से मैं यहाँ से रीड आउट कर सकता हूँ। ठीक है, मतलब ऊपर लेके जाओ लाइन, और जहाँ पे लाइन इंटरसेक्ट करे कर्व को वहाँ पे वाई एक्सिस पे ले जाओ। इसी तरह अगर मैं कहूँ कि अराउंड 80% टेन है तो हम यहाँ वाले ग्राफ पे लाइन इंटरसेक्ट करेगी तो हम यहाँ से ले लेंगे। तो किसी भी परसेंटेज पे जैसे 10% है तो ग्राफ यहाँ तक आ जाएगा। अगर 0% है तो एग्जैक्टली मतलब सारा का सारा लेड होगा तो लेड का मेल्टिंग पॉइंट। अगर 100% है तो 10 का मेल्टिंग पॉइंट। तो ये जो लाइन है ये आप कभी भी जो मेल्टिंग पॉइंट इनके मिक्सचर का आएगा वो कभी भी प्योर लेड के मेल्टिंग पॉइंट से ज्यादा नहीं आ सकता, क्योंकि उसके ऊपर देखो ग्राफ ही नहीं है। मतलब वो लेड से कम हो सकता है, टिन के मेल्टिंग पॉइंट से भी कम हो सकता है। देखो यहाँ पे आ रहा है लेड के मेल्टिंग पॉइंट से भी कम होगा, लेकिन अच्छा टिन के मेल्टिंग पॉइंट से ज्यादा आ सकता है। जैसे अगर मैं 10% टिन ले रहा हूँ तो वो देखो ऊपर ग्राफ यहाँ पे टच हो रहा है, और यहाँ पे 300 के नियर अबाउट की वैल्यू आएगी जो टिन के मेल्टिंग पॉइंट से ज्यादा है। तो मेल्टिंग पॉइंट मिक्सचर का टिन के मेल्टिंग पॉइंट से तो ज्यादा हो सकता है, अबव दैट ऑफ टिन तो हो सकता है। ठीक है, लेकिन वो कह रहा है कि मस्ट हैव अ मेल्टिंग पॉइंट। तो टिन के मेल्टिंग पॉइंट से ज्यादा हो सकता है, लेकिन जरूरी नहीं है कि हमेशा टिन के मेल्टिंग पॉइंट से ज्यादा हो। अगर मैंने टिन 80% लिया हुआ है तो फिर टिन के मेल्टिंग पॉइंट से कम भी आएगा मिक्सचर का मेल्टिंग पॉइंट। और मस्ट बिलो डेट ऑफ लेड, ये बात सही है कि लेड से तो कम ही होगा, लेड से ज्यादा नहीं हो, लेड के मेल्टिंग पॉइंट से ज्यादा नहीं है। टिन के मेल्टिंग पॉइंट से ज्यादा हो सकता है मिक्सचर का मेल्टिंग पॉइंट, लेकिन लेड के मेल्टिंग पॉइंट से ज्यादा नहीं हो सकता। तो बी सही है। तो मस्ट कह रहा था, मस्ट का मतलब ये है कि अबव डेट कुछ ऐसा मिक्सचर भी होगा जिसमें अबव डेट ऑफ टिन जा रहा है, लेकिन हर हाल में ऐसा मिक्सचर ही हो कि अबव डेट ऑफ टिन हो वो जरूरी नहीं है। वो बिलो डेट ऑफ टिन भी हो सकता है मेल्टिंग पॉइंट, लेकिन बिलो डेट ऑफ लेड सब केसेस में ट्रू होगा। चाहे कोई भी परसेंटेज ले लो, जो मिक्सचर का मेल्टिंग पॉइंट आएगा वो लेड के मेल्टिंग पॉइंट से कम ही आ रहा होगा हमेशा। सही है। बिलो डेट ऑफ बोथ टिन एंड लेड, ये भी जरूरी नहीं है, मतलब दोनों की मेल्टिंग पॉइंट से हमेशा कम हो, क्योंकि टिन के मेल्टिंग पॉइंट से ज्यादा जा सकता है, इसलिए ये भी जरूरी नहीं है कि हमेशा ऐसा ही हो। बिटवीन डेट ऑफ टिन एंड लेड, इन बिटवीन भी मिक्सर का मेल्टिंग पॉइंट आ सकता है कुछ परसेंटेजेस पे, लेकिन हमेशा इन बिटवीन हो ये भी जरूरी नहीं है, टिन से कम भी हो सकता है। तो बी सही है इसका आंसर। चले आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो हमारे पास, ये जो इलेक्ट्रोलाइटिक सेल बना हुआ है ये एक्सट्रैक्शन ऑफ एल्यूमिनियम का है। एल्यूमिनियम की एक्सट्रैक्शन हमें पता है कैथोड पे क्या होता है। इसमें दो तरह के आयन्स होते हैं, एल्यूमिनियम आयन जो कैथोड पे जाके रिड्यूस्ड हो जाते हैं, मोल्टेन एल्यूमिनियम मेटल बनाएगा, और ऑक्साइड आयन जो एनोड पे ऑक्सीडाइज होकर O2 गैस बनाएगा। ठीक है, 4 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन लूज होता है। तो इलेक्ट्रोलाइट क्या है, मोल्टेन एल्यूमिनियम ऑक्साइड, और मोल्टेन एल्यूमिनियम ऑक्साइड के साथ हम लोग क्रायोलाइट डालते हैं इन ऑर्डर टू डिक्रीज द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ एल्यूमिनियम ऑक्साइड। इस क्रायोलाइट को हम इम्प्योरिटी का नाम भी देते हैं। इस क्वेश्चन में पूछा है विच स्टेटमेंट अबाउट दिस प्रोसेस इज करेक्ट। द इलेक्ट्रोलाइट इज अ सॉलिड मिक्सचर ऑफ एल्यूमिनियम ऑक्साइड एंड क्रायोलाइट। मिक्सचर ऑफ एल्यूमिनियम ऑक्साइड एंड क्रायोलाइट तो होता है, लेकिन सॉलिड नहीं होता, मोल्टेन होता है, इसलिए ए गलत हो गया। बी कह रहे हैं इलेक्ट्रोलाइट इज एल्यूमिनियम ऑक्साइड डिसॉल्व इन वाटर। वाटर कहीं नहीं होता, मोल्टेन एल्यूमिनियम ऑक्साइड है, मतलब इसको आपने हीट करके मेल्ट करा है, पानी नहीं डाला है। पानी में तो एल्यूमिनियम ऑक्साइड डिसॉल्व भी नहीं होती है, इसलिए बी भी गलत हो गया। सी कह रहे हैं द इक्वेशन फॉर द रिएक्शन एट द पॉजिटिव इलेक्ट्रोड इज
अच्छा, ये कैथोड पे होता है एल्यूमिनियम आयन, और कैथोड जो होती है वो नेगेटिव इलेक्ट्रोड होती है, पॉजिटिव इलेक्ट्रोड नहीं होती है, क्योंकि नेगेटिव इलेक्ट्रोड पे पॉजिटिव कैटाइन जाएगा ना, नेगेटिव पॉजिटिव आयन एल्यूमिनियम आयन एनोड पे तो नहीं जाएगा, पॉजिटिव इलेक्ट्रोड पे तो नहीं जाएगा। तो ये रिएक्शन होता तो है, लेकिन ये नेगेटिव इलेक्ट्रोड पे होता है, यानी कैथोड पे होता है, पॉजिटिव इलेक्ट्रोड पे नहीं होता है, इसलिए सी भी गलत हो गया। डी क्या है, द पॉजिटिव कार्बन इलेक्ट्रोड लूज मास ड्यूरिंग द प्रोसेस एंड नीड रेगुलर रिप्लेसमेंट। अब होता है क्या है कि एनोड पे ऑक्साइड आयन जाते हैं और ऑक्सीजन गैस बनती है। अब एनोड जो है वो ग्रेफाइट की है, ग्रेफाइट मतलब कार्बन की है, ग्रेफाइट कार्बन ही होता है ना। तो इतने हाई टेम्परेचर पे, हाई टेम्परेचर क्यों आए, क्योंकि हम इसको कंटिन्यूसली हीट कर रहे हैं ना, क्योंकि एल्यूमिनियम ऑक्साइड को मेल्ट करना था। तो इतने हाई टेम्परेचर पे जब ग्रेफाइट, जो ग्रेफाइट का कार्बन है वो ऑक्सीजन के साथ कांटेक्ट में आएगा तो वो बर्न हो जाएगा, इट विल बर्न अवे, कार्बन डाइऑक्साइड बना लेगा। जब एनोड जल के खत्म हो जाएगी तो फिर मुझे दूसरी डालनी पड़ेगी। तो ये बात बिल्कुल सही है, ठीक, सही। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द स्टूडेंट हैज 5 reagents, dilute hydrochloric acid, sulfuric acid, nitric acid, calcium carbonate, copper 2 carbonate. How many soluble salts can be prepared? ठीक है। अब अगर आप इन सबको आपस में रिएक्ट करवा के सॉल्ट बनाना चाह रहे हो, जो कि सॉल्युबल सॉल्ट बनवाना चाह रहे हो, तो देखो एसिड जो है वो मेटल कार्बोनेट के साथ रिएक्ट करेंगे। तो अगर आप HCl को कैल्शियम कार्बोनेट के साथ रिएक्ट कराओगे तो जो सॉल्ट बनेगा वो बनेगा कैल्शियम क्लोराइड। ऑल क्लोराइड आर सॉल्युबल एक्सेप्ट फॉर लेड 2 क्लोराइड एंड सिल्वर क्लोराइड। तो कैल्शियम क्लोराइड सॉल्युबल सॉल्ट है, तो एक सॉल्युबल सॉल्ट तो ये बन गया। फिर अगर आप HCl को कॉपर 2 कार्बोनेट के साथ रिएक्ट कराओगे तो कॉपर क्लोराइड बनेगा। कॉपर क्लोराइड भी सॉल्युबल सॉल्ट है, सारे क्लोराइड सॉल्युबल ही होते हैं सिवाय लेड 2 क्लोराइड के, सिल्वर क्लोराइड के, बाकी सब सॉल्युबल होते हैं। तो जो भी बन रहा है वो सॉल्युबल है। दो तो ये बन गया सॉल्युबल सॉल्ट। अच्छा, अब अगर आप सल्फ्यूरिक एसिड को रिएक्ट कराओगे इन दोनों मेटल कार्बोनेट के साथ, पहले कैल्शियम कार्बोनेट के साथ सल्फ्यूरिक एसिड को रिएक्ट कराओगे तो जो सॉल्ट बनेगा वो कैल्शियम कार्बोनेट बनेगा। फिर सल्फ्यूरिक एसिड को कॉपर 2 कार्बोनेट के साथ रिएक्ट कराओगे, जो सॉल्ट बनेगा वो कॉपर सल्फेट बनेगा। अच्छा, अब जो कार्बोनेट्स होते हैं ना वो, सॉरी मैंने ना यहाँ पे कॉपर कैल्शियम सल्फेट लिखना था। अच्छा, अब जो सल्फेट सॉल्ट होते हैं ना वो सारे के सारे इंसॉल्युबल होते हैं एक्सेप्ट फॉर ग्रुप 1 मेटल सल्फेट। मतलब अगर सोडियम सल्फेट है या पोटेशियम सल्फेट है, बल्कि सल्फेट्स में भी याद रखो बस कि जो इनसॉल्युबल सल्फेट्स होते हैं ना वो बेरियम सल्फेट होता है, कैल्शियम सल्फेट होता है और लेड 2 सल्फेट होता है। बाकी सब सल्फेट सॉल्ट सॉल्युबल होते हैं। तो कैल्शियम सल्फेट इनसॉल्युबल है, ठीक है, और कॉपर सल्फेट सॉल्युबल है। तो इस रिएक्शन में एक सॉल्युबल सॉल्ट बन रहा है, दैट इज कॉपर 2 सल्फेट। अच्छा, नाइट्रिक एसिड के साथ अगर रिएक्शन कराओगे तो नाइट्रिक एसिड का इन दोनों सॉल्ट के साथ अगर दोनों कार्बोनेट के साथ रिएक्शन कराओगे तो कैल्शियम कार्बोनेट के साथ जो सॉल्ट बनेगा वो कैल्शियम नाइट्रेट बनेगा। ऑल नाइट्रेट्स आर सॉल्युबल। तो जो भी नाइट्रेट के साथ सॉल्ट बनता है वो सॉल्युबल ही होता है। कॉपर 2 कार्बोनेट के साथ कॉपर 2 नाइट बनेगा, ये भी सॉल्युबल होगा, ठीक है। तो क्वेश्चन में वो ये पूछा था, हाउ मेनी सॉल्युबल सॉल्ट्स कैन बी प्रिपेयर्ड। तो ये सारे नाइट्रेट सॉल्ट सॉल्युबल होते हैं, तो कैल्शियम नाइट्रेट भी सॉल्युबल है, कॉपर नाइट्रेट भी सॉल्युबल है। तो कितने सॉल्युबल सॉल्ट बनने हैं, 1 2 3 4 5, तो 5 सॉल्युबल सॉल्ट बनने हैं। भाई देखो, आपका 2010 से 2021 तक जो मुश्किल, देखो पेपर, आप मुश्किल पेपर का आइडिया वैसे लगा सकते हो कि आपका थ्रेशोल्ड कम है। तो वो मैंने एक लिस्ट में बना के इसलिए भेजी हुई थी, उस लिस्ट को देख लो, उसमें से कोई पेपर अगर तुमने नहीं किया है तो वो कर लेना। सही है सुफियान? ग्रुप पे मैंने एक पिक्चर भेजी थी ना पेपर के ईयर लिख के। क्वेश्चन 30 कह रहा है, एक्वस कॉपर 2 सल्फेट सोल्यूशन इज प्लेस्ड इन आयरन कंटेनर। देखो हमारे पास ना एक आयरन का कंटेनर है, उसके अंदर हमने, इसकी जो वॉल्स हैं वो आयरन मेटल की होंगी, इसके अंदर हमने ना कॉपर 2 सल्फेट सोल्यूशन डाला है जो कि ब्लू कलर का होता है। कॉपर 2 सल्फेट सोल्यूशन में कॉपर आयंस होंगे। अब देखो आयरन एलिमेंटल फॉर्म में,
और कॉपर जो है वो आयनिक फॉर्म में। अब हमें ये पता है कि जो मोर रिएक्टिव मेटल होता है वो डिस्प्लेस करता है लेस रिएक्टिव मेटल को, या मोर रिएक्टिव मेटल खुद ऑक्सीडाइज हो जाता है, लेस रिएक्टिव मेटल को रिड्यूस कर देता है। तो आयरन जो है वो ऑक्सीडाइज हो जाएगा, आयरन Fe2 पॉजिटिव आयन बना लेगा, और कॉपर जो है वो रिड्यूस होकर कॉपर एलिमेंटल फॉर्म में आ जाएगा। क्योंकि जहां जहां पे कॉपर आयन आयरन के साथ कांटेक्ट में है वहां पे आयरन आयन जो है वो ऑक्सीडाइज होकर कॉपर को रिड्यूस कर देंगे। तो जो कंटेनर की वॉल्स है वहां पे कॉपर मेटल जो है वो डिपॉजिट होना शुरू हो जाएगा। कॉपर मेटल जो है वो पिंक कलर का होता है। अच्छा, सोल्यूशन का कलर जो होगा वो ब्लू होगा, कॉपर सल्फेट, कॉपर आयंस की वजह से कॉपर सल्फेट। ठीक है, जब कॉपर आयंस खत्म होंगे तो ब्लू कलर सोल्यूशन का कलरलेस तो नहीं होगा, आयरन आयंस बन रहा है, तो सोल्यूशन का कलर ब्लू से जो है वो ग्रीन हो जाएगा। तो अब इस जरा आंसर को पढ़ो। इसमें कह रहा है विच स्टेटमेंट डिस्क्राइब व्हाट हैपेंस एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन रिएक्ट्स विद कॉपर टू सल्फेट टू गिव कॉपर टू ऑक्साइड। देखो, कॉपर टू सल्फेट के साथ ऑक्सीजन रिएक्ट नहीं करती है, वो कॉपर मेटल के साथ, अगर कॉपर मेटल है ना उसको ऑक्सीजन के साथ हीट करोगे तो वो कॉपर टू ऑक्साइड बनाती है ब्लैक कलर का। ठीक है, कलर जो है वो मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले फाइल भेजी है जो पेपर 2 के लिए भी हमने याद की थी, वही कलर्स वहां पे सारे मिल जाएंगे। तो ये वाली स्टेटमेंट तो गलत है। बी कह रहा है सम फाइन आयरन पार्टिकल्स आर फॉर्म। आयरन पार्टिकल्स नहीं बनेंगे, आयरन तो आयनिक फॉर्म में आ रहा है, सॉल्युबल फॉर्म में आ रहा है, तो पार्टिकल्स थोड़ी बनाएगा वो, पार्टिकल्स तो एलिमेंटल फॉर्म के होते हैं। तो आयरन पार्टिकल जो है वो आयनिक फॉर्म में कन्वर्ट हो रहा है, उल्टा कह दिया इसमें। सी कह रहा है द पार्ट ऑफ द कंटेनर इन कांटेक्ट विद द सॉल्यूशन इज कोटेड विद कॉपर। हाँ, कॉपर जो है वो कॉपर आयंस रिड्यूस्ड होंगे तो कॉपर एलिमेंटल फॉर्म में बनेगा और कंटेनर की वॉल्स के साथ डिपॉजिट हो जाएगा, ये बात सही है। डी में कह रहे थे सोल्यूशन टर्न्स फ्रॉम ग्रीन टू ब्लू। सोल्यूशन ग्रीन टू ब्लू नहीं होगा, बेसिकली ब्लू टू ग्रीन होगा, क्योंकि कॉपर आयंस ब्लू थे, जब वो खत्म हो गया आयरन आयंस बने तो आयरन आयन ग्रीन होता है, तो सोल्यूशन का कलर ब्लू टू ग्रीन होगा, इसलिए ये उल्टा लिखा हुआ है, ये भी गलत है। क्वेश्चन 31 कह रहा है which substance will ethene react to form more than one product। देखो, इथीन जो है ना वो ये है C2H4, इसमें दो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड होते हैं। अब आर्गन के साथ तो इथीन रिएक्ट ही नहीं होती, आर्गन तो नोबल गैस है, इनर्ट गैस है, आर्गन किसी चीज के साथ रिएक्ट नहीं होता। हाइड्रोजन के साथ इथीन की हाइड्रोजनेशन होती है, जिसमें मार्जरीन मेकिंग वाला रिएक्शन पड़ा था ना, कार्बन कार्बन बॉन्ड डबल बॉन्ड खत्म हो जाएगा और इथीन से इथेन बन जाएगा। लेकिन इसमें तो एक ही प्रोडक्ट बन रहा है ना, वो कह रहा है कि मोर देन वन प्रोडक्ट, तो इथीन से इथेन बन रहा है, तो इथेन एक ही प्रोडक्ट है, इसलिए ये भी नहीं होगा। ऑक्सीजन के साथ जब इथीन को रिएक्ट करवाते हैं ना बेसिकली, तो इथीन के साथ ऑक्सीजन कंबशन हो जाती है, और जब कंबशन होती है तो कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर बनता है, तो दो तरह के प्रोडक्ट इसमें बन रहे हैं, तो जब इथीन ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट होगा। और जब इथीन स्टीम के साथ रिएक्ट होता है तो अल्कोहल बनता है, वो भी एक ही तरह का प्रोडक्ट है, C2H5OH, इथेनॉल बनेगा अगर इथीन को हाइड्रेशन कराओगे, इथीन की कंसंट्रेटेड फास्फोरिक एसिड एज अ कैटलिस्ट लेके। क्लियर? एग्जाम पेपर मुश्किल आएगा आसान आएगा मैं कैसे बता सकता हूँ यार। पेपर जैसा भी आए आपकी तैयारी अच्छी होनी चाहिए बस। 32 कह रहे हैं डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड इज इलेक्ट्रोलाइज। अच्छा, सल्फ्यूरिक एसिड का आपने इलेक्ट्रोलिसिस देखा हुआ अच्छी तरह, अभी ये क्वेश्चन आई डोंट थिंक सो कि बताना पड़ेगा, बस स्टेटमेंट आर करेक्ट। जब सल्फ्यूरिक एसिड की इलेक्ट्रोलिसिस करते हो तो कैथोड पे आपको हाइड्रोजन गैस मिलती है जो कि नेगेटिव इलेक्ट्रोड है, क्योंकि उस पर H पॉजिटिव आयन जाते हैं, और एनोड पे सल्फेट आयन तो कभी भी ऑक्सीडाइज नहीं होता, हाइड्रोक्साइड आयन ऑक्सीडाइज होता है, तो वहां पे ऑक्सीजन गैस मिलती है। इसमें कह रहा है हाइड्रोजन इज रिलीज एट द नेगेटिव इलेक्ट्रोड कैथोड पे, बात सही है। ऑक्सीजन इज रिलीज एट द पॉजिटिव इलेक्ट्रोड, ऑक्सीजन एनोड पे मिलती है, ये बात भी सही है। सल्फर डाइऑक्साइड इज रिलीज, सल्फर डाइऑक्साइड कहीं से नहीं आ सकती, ये मेरे ख्याल से क्वेश्चन रिपीट हो गया, हम दोपहर में भी कर रहे थे। द एसिड बिकम्स मोर कंसंट्रेटेड, जब H पॉजिटिव और OH नेगेटिव आयन निकलते जाएंगे सोल्यूशन में से तो पानी कम हो जाएगा, तो एसिड विल बिकम मोर कंसंट्रेटेड, तो A इज द राइट आंसर। 31 का आंसर C है भाई। चलें आगे बढ़े। थर्टी थ्री में कह रहा है द व्हेन कैल्शियम कार्बोनेट इज एडेड टू डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड कार्बन डाइऑक्साइड इज रिलीज।
Three sets of apparatus are shown. Which set of apparatus are suitable together with the stopwatch for the following the rate of this reaction? देखो रेट ऑफ अ रिएक्शन निकालने के लिए आपके पास दो तरीके हैं, या तो चेंज इन मास ओवर टाइम आप मेजर करो, या चेंज इन वॉल्यूम, जो गैस प्रोड्यूस हो रही है उसका वॉल्यूम डिवाइडेड बाय टाइम। तो आपके पास अपैरेटस स्टॉप वॉच तो वो कह रहे है आपके पास ऐसा अपैरेटस होना चाहिए, या तो वो चेंज इन मास मेजर कर रहा हो, जैसे कि यहाँ पे मास बैलेंस रखा हुआ है, इसमें से जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकल जाएगी उसकी वजह से चेंज इन मास आएगा, वो मास बैलेंस से मेजर हो जाएगा। 2 में गैस सिरिंज लगाई हुई है जो कि कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रोड्यूस होगी वो इस गैस सिरिंज में कलेक्ट हो जाएगी, तो 2 यहाँ पे ये सही है। अपैरेटस 3 जो है उसमें देखो कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो प्रोड्यूस्ड होगी ना, अगर हम वो मेजरिंग स्टैंडर्ड में ओवर द वाटर कलेक्ट करें तो ओवर द वाटर कलेक्ट तो हो जाएगी, तो यहाँ से आपको वॉल्यूम पता लग जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड का। लेकिन जो सारा प्रॉब्लम इसमें ये है कि जो इसमें ऊपर से HCl डाला है जिस फिसल फनल से, वो खाली है। जब HCl सारा नीचे गिर जाएगा तो जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रोड्यूस्ड होगी उसको क्या पता कि मुझे भाई इसी डिलीवरी ट्यूब में मेजरिंग स्टैंडर्ड तक जाना है, वो तो यहाँ से भी बाहर निकल जाएगी ना। आप समझ लो सारी की सारी कार्बन डाइऑक्साइड इधर गई है लेकिन वो बाहर भी निकल गई है। यही काम देखो 2 में किस तरह से अवॉइड किया हुआ है। 2 में दिया हुआ है टैप फनल, यहाँ पे टैप है, तो जब आप HCl डाल दोगे तो आप टैप क्लोज कर दोगे ताकि कार्बन डाइऑक्साइड इस फनल से बाहर ना निकले, सारी की सारी गैस सिरिंज में जाए। तो इसलिए 3 में एक ब्लंडर है, आप 3 यूज नहीं करोगे, तो 1 and 2 apparatus दोनों यूज हो सकते हैं इन ऑर्डर टू मेजर द रेट ऑफ दिस रिएक्शन। सही है, आगे बढ़े। क्वेश्चन 34 में कह रहा है गैस X हैज द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज, कलरलेस है, नो इफेक्ट ऑन आइदर रेड और ब्लू लिटमस पेपर, मतलब न्यूट्रल है ना, और क्लोरीन नहीं है, क्योंकि क्लोरीन जो है ना वो लिटमस पेपर को ब्लीच कर देती है। टेस्ट फॉर आयंस के टेबल में जो नीचे टेस्ट फॉर गैसेस लिखा हुआ है तो क्लोरीन भी नहीं है, तो मुझे ये पता लग गया कि क्लोरीन नहीं है, तो क्लोरीन तो मैं नहीं काउंट करूंगा। अमोनिया भी नहीं है क्योंकि अमोनिया लिटमस पेपर को ब्लू कर देती है। बचा हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। नो इफेक्ट ऑन वाटर, नो इफेक्ट ऑन लाइम वाटर, सॉरी लाइम वाटर को कुछ नहीं करी, मतलब कार्बन डाइऑक्साइड नहीं है, कार्बन डाइऑक्साइड तो ऑप्शन में भी नहीं था। फ्लेमेबल है, देखो फ्लेमेबल जो होती है ना वो हाइड्रोजन गैस होती है, ऑक्सीजन फ्लेमेबल नहीं होती, मतलब हाइड्रोजन गैस जो है ना हमने फ्यूल्स में पढ़ा है वो एज अ फ्यूल यूज होती है। हाइड्रोजन ऑक्सीजन फ्यूल सेल में हाइड्रोजन एज अ फ्यूल यूज हो रहा होता है, जलता है वो, ठीक है, तो दिस इज हाइड्रोजन। नेक्स्ट है बकमिस्टर फ्लोरीन हैज अ केमिकल फॉर्मूला C60। देखो बकमिस्टर फ्लोरीन ये हमारे पास ना हम लोग उसमें ऑर्गेनिक केमिकल बॉन्डिंग में जो मैक्रोमोलिक्यूल्स पढ़ते हैं ना, तो ये बकमिस्टर फ्लोरीन बेसिकली सिंपल मॉलिक्यूल्स में आता है। इसका जो स्ट्रक्चर है ना वो ग्रेफाइट के जैसा होता है। अब ये बहरहाल क्वेश्चन जो है ना वो उसमें आपको इसके स्ट्रक्चर का तो सिलेबस में गिवन नहीं है कि आपका उसका स्ट्रक्चर पता होना चाहिए, बस इसमें 60 कार्बन एटम ये शो कर रहा है कि ये सिंपल मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर है। देखो 60 कार्बन एटम सुनने में, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड की बात करो तो आप कहोगे कि भाई इसमें सिर्फ एक कार्बन और 2 ऑक्सीजन एटम है तो ये सिंपल मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर है, लेकिन जो जाइंट मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर होता है ना उसमें 1000 से भी ज्यादा एटम्स होते हैं, जैसे कि डायमंड की बात करो या ग्रेफाइट की बात करो, तो ये C60 कुछ भी नहीं है, ये सिंपल मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर ही है, या मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर ही कहेंगे इसको, तो इसका आंसर डी है। ये थोड़ा सा वे आउट ऑफ द सिलेबस क्वेश्चन इसका बना हुआ है, बट स्टिल ये क्योंकि एक बार ही आया है लेकिन आया हुआ है। अच्छा क्वेश्चन 36 इंपॉर्टेंट है, बहुत सारे लोग पूछे थे, कल भी बड़ा डिस्कशन हुआ है इस पे। देखो अगर रिवर्सिबल रिएक्शन आपको गिवन है तो रिवर्सिबल रिएक्शन में अगर वो कहता है कि फॉरवर्ड इंथैल्पी चेंज दे रहा है फॉरवर्ड रिएक्शन की, अगर फॉरवर्ड रिएक्शन पॉजिटिव एंथैल्पी चेंज, मतलब अगर फॉरवर्ड रिएक्शन आपका एंडोथर्मिक है तो नेचुरली बैकवर्ड रिएक्शन जो होगा ना वो एक्सोथर्मिक हो जाएगा। अब या तो आप दोनों रिएक्शन की अलग अलग एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम बनाओ, फॉरवर्ड रिएक्शन की एंडोथर्मिक बना रहे हो तो बैकवर्ड की एक्सो बनाओ, या एक ही प्रोफाइल पे हम लोग दोनों चीजें शो कर सकते हैं, क्योंकि चाहे रिएक्शन फॉरवर्ड जाए बैकवर्ड जाए इंथैल्पी चेंज तो दोनों का सेम होता है, फॉरवर्ड रिएक्शन का भी बैकवर्ड रिएक्शन का भी। हाँ लेकिन फॉरवर्ड रिएक्शन में देखो अगर रिएक्टेंट ये है प्रोडक्ट ये है तो एक्टिवेशन एनर्जी फॉरवर्ड रिएक्शन की ये रेड वाली हो जाएगी जो मैंने रेड वाला एरो बनाया था। लेकिन अगर बैकवर्ड रिएक्शन की बात करो तो बैकवर्ड रिएक्शन के लिए में जो प्रोडक्ट है वो रिएक्टेंट बन जाएगा, क्योंकि आप प्रोडक्ट से रिएक्टेंट की तरफ जा रहे हो ना बैकवर्ड रिएक्शन में,
तो प्रोडक्ट से पीक तक जो आपके पास एनर्जी की वैल्यू होगी वो बैकवर्ड रिएक्शन की एक्टिवेशन एनर्जी होगी, जो मैं ब्लू में बना रहा हूँ। सही है। इस क्वेश्चन में तो ये सारी चीजें नहीं पूछी हुई है, लेकिन ये याद रख, मैं सब बता दिया। फॉरवर्ड रिएक्शन अगर एंडो है तो बैकवर्ड एक्सो होगा। तो ये फॉरवर्ड रिएक्शन के लिए इसने एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम दी हुई है। इस एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम में प्रोडक्ट्स आर एट हाई एनर्जी लेवल, मतलब फॉरवर्ड रिएक्शन एंडोथर्मिक है। तो बैकवर्ड इसका क्या हो जाएगा, रिवर्स रिएक्शन कह रहा है वो, रिवर्स मतलब बैकवर्ड, तो रिवर्स रिएक्शन जो हो जाएगा वो एक्सोथर्मिक होगा। और एक्टिवेशन एनर्जी उसने ये पूछा है कि पॉजिटिव है नेगेटिव है। एक्टिवेशन एनर्जी हमेशा पॉजिटिव होती है, चाहे रिएक्शन बैकवर्ड हो चाहे फॉरवर्ड हो, एक्टिवेशन एनर्जी इज ऑलवेज पॉजिटिव। ठीक है, एक्टिवेशन एनर्जी इज ऑलवेज पॉजिटिव। इंथैल्पी चेंज पॉजिटिव नेगेटिव हो सकता है, डिपेंड करता है कि इंथैल्पी चेंज एंडो है या एक्सो है, लेकिन एक्टिवेशन एनर्जी चाहे फॉरवर्ड रिएक्शन हो चाहे एंडोथर्मिक रिएक्शन हो चाहे एक्सोथर्मिक रिएक्शन हो, एक्टिवेशन एनर्जी हमेशा पॉजिटिव होती है। नहीं, एक्टिवेशन एनर्जी हमेशा पॉजिटिव होती है, एंडो में नेगेटिव नहीं होती है, चाहे एंडोथर्मिक हो चाहे एक्सोथर्मिक हो, एक्टिवेशन एनर्जी इज ऑलवेज ऑलवेज पॉजिटिव। ठीक है, देखो एक्टिवेशन एनर्जी आप अगर एंडोथर्मिक की प्रोफाइल बना रहे हो तो एक्टिवेशन एनर्जी रिएक्टेंट से पीक तक ये होगी। ठीक है, दिस इज फॉर एंडो, दिस इज एक्टिवेशन एनर्जी। लेकिन अगर आप एक्सोथर्मिक की प्रोफाइल बना रहे हो तो रिएक्टेंट से प्रोडक्ट जो बना है, प्रोडक्ट भी एट अ लो एनर्जी लेवल ना, तो एक्टिवेशन एनर्जी रिएक्टेंट से पीक तक ये होगी, कम होगी लेकिन होगी पॉजिटिव। सही है। कैटलिस्ट की पीडीएफ फाइल बना दें। कौन से कैटलिस्ट भाई, क्या हो गया वो उसमें कैटलिस्ट अगर ये पता करना है कि कौन से रिएक्शन में कौन सा कैटलिस्ट होता है, तो वो मेटल्स में ट्रांजिशन मेटल्स की हेडिंग में नीचे लिखा हुआ है सारे कैटलिस्ट जो आपके सिलेबस में यूज हो रहे हैं और एडवांटेजेस ऑफ कैटलिस्ट, बना हुआ है सब कुछ। क्वेश्चन 37 में कह रहा है an ester is produced by reacting together carboxylic acid and alcohol, what is the name of this, what is the name and the structure। देखो एस्टर का नाम जो देते हैं, अल्कोहल जो जिस एस्टर को बनाने के लिए जो अल्कोहल यूज होता है उसके नाम के साथ बायल आ जाता है, और जो एसिड यूज होता है उसके नाम के साथ वेट आ जाता है। तो यहाँ पे अभी जो एसिड लिया है वो एक कार्बन वाला एसिड है, दैट इज मिथानोइक एसिड। और जो अल्कोहल लिया है वो कितने कार्बन वाला है, 1 2 3, यानी प्रोपेनॉल। तो जो इन दोनों अल्कोहल और कार्बोक्सिलिक एसिड से जो एस्टर बनेगा उसका नाम होगा प्रोपाइल मिथानोएट। दिस इज प्रोपाइल मिथानोएट। अच्छा, स्ट्रक्चर कैसे बनाते हो एस्टर का, जो कार्बोक्सिलिक एसिड होता है, जैसे कार्बोक्सिलिक एसिड है मिथानोइक एसिड, उसके सामने जो अल्कोहल है प्रोपेनॉल, तो प्रोपेनॉल में 3 कार्बन है OH, और कार्बोक्सिलिक फंक्शनल ग्रुप एक दूसरे के आमने सामने लिखते हैं हम। ठीक है, और कार्बोक्सिलिक का H और अल्कोहल का OH निकल जाएगा, या कार्बोक्सिलिक का OH निकाल दो, एक ही बात है। तो बाकी जो चीज बचेगी वो आपस में ज्वाइन हो जाएगी, ऑक्सीजन और ये कार्बन। अब ये पूरा स्ट्रक्चर बनाने की जरूरत नहीं है, मैं तुम्हें सिर्फ ये बता देता हूँ कि फॉर्मूले से कैसे बनाएंगे। देखो कार्बोक्सिलिक का जो फॉर्मूला लिखा हुआ है ना, उसमें लिखा हुआ है HCO2H, और जो अल्कोहल का फॉर्मूला लिखा हुआ है वो लिखा हुआ है CH3CH2CH2OH। तो आपने क्या करना है, देखो कार्बोक्सिलिक एसिड का जो आखिर का हाइड्रोजन है COOH के साथ, वो हाइड्रोजन निकाल देना और अल्कोहल का OH निकाल देना, बाकी चीजें मिला के लिख दो। मतलब जिस कार्बन से अल्कोहल का OH निकाला है ना, वो कार्बन इस ऑक्सीजन के साथ मिला के लिख दो, तो ये हो जाएगा HCO2, और फिर ये वाला जो कार्बन है CH2 जिससे अल्कोहल का OH निकाला है, उसके साथ एक और CH2 और एक CH2। बस ये ढूंढ लो ये फॉर्मूला कहाँ पे लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है आपका डी ऑप्शन में। लास्ट मिनट क्या रिवाइज करना है, लास्ट मिनट जो आपको लगे कि जो टॉपिक आपका वीक है वो रिवाइज करो, सारे चैप्टर्स रिवाइज करो, टेस्ट फॉर आइंस का टेबल रिवाइज कर लेना, कलर्स देख लेना एक बार, जो कलर वाला पीडीएफ भेजा हुआ है। ठीक है, और जो चीज आपको लग रही है आपने लिखी होगी ना साथ साथ कि आज मुझे ये याद नहीं आ रहा था, ये याद नहीं आ रहा था, हैंड आउट जरूर रिवाइज कर लेना एक बार।
जो आपने पढ़ते वक्त अपने लेक्चर्स अगर बनाए तो वो रिवाइज कर लेना एक बार। सी और डी में फर्क है, सी का जो एस्टर बना हुआ है, देखो COO से पीछे वाली, देखो ये COO से जो पीछे वाली चीज होती है ना वो एसिड से आती है। अब एसिड तो एक कार्बन वाला था, इसमें तो 3 कार्बन वाला एसिड शो कर रहा है वो, इसलिए गलत है। देखो जब भी कोई एस्टर का फॉर्मूला लिखा हुआ है ना, जैसे मैं एक रैंडम एस्टर लिख देता हूँ तुम्हारे सामने, चलो ये COO या CH2CH3, तो ये जो कार्बन और 2 ऑक्सीजन की से जो पीछे वाली चीज होती है ना वो फ्रॉम एसिड आ रही होती है, और जो आगे वाली चीज होती है वो फ्रॉम अल्कोहल आ रही होती है। ठीक है, तो ये 2 कार्बन वाला अल्कोहल आ रहा है तो दिस शुड बी इथेनॉल, ये हो जाएगा CH2OH and CH3। और ये वाली जो चीज है वो एसिड से आ रही है पीछे वाली चीज, तो इसके साथ से वेस्ट लगा दो तो वो एसिड बन जाएगा, ये हो जाएगा प्रोपेनोइक एसिड। क्लियर है? एस्टेरिफिकेशन भी एक बार देख लेना, इसका क्वेश्चन ना अक्सर आ ही रहा है क्वेश्चन में। चले आगे बढ़े। अल्कोहल के साथ OH लगाएंगे, H2O नहीं लगाएंगे। क्वेश्चन 38 कह रहा है which statement about sulfur and its compounds are correct? सल्फर इज इन ग्रुप 6 ऑफ द प्रोडक्ट टेबल, बिल्कुल सही बात है। इन हाइड्रोजन सल्फाइड सल्फर शेयर्स 1 इलेक्ट्रॉन विद ईच हाइड्रोजन एटम। H2S में सल्फर ग्रुप 6 का है ना, तो 2 इलेक्ट्रॉन शेयर करता है, 2 बॉन्ड बनाता है ना, तो एक हाइड्रोजन एटम के साथ 1 इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा। ठीक है, तो शेयर्स 1 इलेक्ट्रॉन, ये बात भी सही है। थर्ड कह रहा है सल्फर डाइऑक्साइड इज यूज्ड एज अ ब्लीच। हाँ, सल्फर डाइऑक्साइड एज अ ब्लीचिंग एजेंट यूज होता है वुड पल्प को ब्लीच करने के लिए। ये सल्फ्यूरिक एसिड के हैंडआउट में सल्फर डाइऑक्साइड के यूजेस लिखे हुए हैं, तो ये तो तीनों सही हैं। क्वेश्चन 39 कल हमने करा था ना, क्वेश्चन 39 का, हाँ हमने करा था मोल्स के चैप्टर में। ये याद है सबको, ये दोबारा तो नहीं करना। इसका आंसर ना बी है, कल मैंने करवाया तो बी था, मैंने लिखते वक्त सी लिख दिया था इसका आंसर, तो इसका आंसर बी है अगर मोल्स की वर्कशीट देख रहे हो। दोबारा करना है। 38 में क्या समझाना है? 38 तो ऑल आर फैक्ट्स ना। 38 में क्या प्रॉब्लम है पूछो रामेश। नहीं जैद, 38 कौन? अरे क्या कर रहे हो, कोई 37 38 39 की एक जगह तो रुको। 37 ने तो एस्टरिफिकेशन, देखो आप जो पूछ रहे हो ना 37, इट मीन्स कि आपको एस्टरिफिकेशन पे ग्रिप नहीं है। आप मुझे जरा एक मैसेज डालो ताकि मैं आपका एस्टरिफिकेशन का लेक्चर भेजूं, वो देख लो। ठीक है, उसको थोड़ा आधा घंटा लगेगा देखने में, लेकिन वो देख जरूर लो। अभी फिलहाल आगे बढ़ते हैं, फिर क्लास के बाद देखते हैं। अच्छा 39 आप लोग कह रहे हो, दोबारा समझना, 39 समझ लेते हैं पहले। देखो क्वेश्चन 39 में उसने ना सिल्वर नाइट्रेट और सोडियम क्लोराइड रिएक्ट करवाया है। एक बीकर में वो कह रहा है कि 50 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ 0.1 मोलर सिल्वर नाइट्रेट डाला है और एडेड टू 150 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ 0.05 मोल पर डेसीमीटर क्यूब सोडियम क्लोराइड डाला है। अब होगा क्या कि जो सिल्वर नाइट्रेट है, सिल्वर आइन जो है ना, सिल्वर जो है वो लेस रिएक्टिव मेटल है, सोडियम जो है वो मोर रिएक्टिव है। तो सोडियम जो है सिल्वर को डिस्प्लेस करेगा और ये बना लेगा सोडियम नाइट्रेट,
और साथ में और क्या बन जाएगा, सिल्वर क्लोराइड। अब सिल्वर क्लोराइड इंसॉल्युबल सॉल्ट है, इसका व्हाइट पीपीटी बनेगा। सही है। कोई पूछ रहा है एज वेल एज सॉलिड सिल्वर क्लोराइड व्हाट इज प्रेजेंट इन द बीकर आफ्टर द रिएक्शन। तो बीकर में सिल्वर क्लोराइड के अलावा और क्या होगा, देखो सिल्वर क्लोराइड के अलावा सोडियम नाइट्रेट होगा जो कि बना है, एक्वस सोडियम नाइट्रेट होगा। ठीक है, तो जहां जहां एक्वस सोडियम नाइट्रेट लिखा हुआ है वो तो सही है ऑप्शन। अच्छा, अब जहां एक्वस सोडियम नाइट्रेट नहीं है वो ऑप्शन गलत है, क्योंकि एक्वस सोडियम नाइट्रेट तो बनेगा बनेगा प्रोडक्ट में है ना। लेकिन अब सवाल ये है कि जो आपने सिल्वर नाइट्रेट और सोडियम क्लोराइड डाला था, क्या दोनों के दोनों रिएक्टेंट एग्जैक्टली रिएक्ट होकर खत्म हो गए, या इसमें से कुछ बचा रह गया है? अगर कुछ बचा रह गया है, कुछ लेफ्ट ओवर है, तो रिएक्टेंट प्रोडक्ट के साथ वो बचा हुआ रिएक्टेंट भी होगा। तो बस आपने ये पता लगाना है कि कोई रिएक्टेंट इसमें बचा तो नहीं रह गया। तो ये जो इक्वेशन बनी है, आप सबसे पहले तो इसको बैलेंस करोगे, ये इक्वेशन ऑलरेडी बैलेंस्ड है। इट मीन्स के 1 मोल ऑफ सिल्वर नाइट्रेट 1 मोल ऑफ सोडियम क्लोराइड के साथ रिएक्ट करता है। सही है। तो अभी सिल्वर नाइट्रेट के जो उसने आपको मोल्स दिए हुए ना, वो तो नहीं बताए हुए, कंसंट्रेशन और वॉल्यूम बताई हुई है। तो सिल्वर नाइट्रेट की जो कंसंट्रेशन है वो 0.1 मोल पर डेसीमीटर क्यूब बताई हुई है, और वॉल्यूम जो है वो 50 सेंटीमीटर क्यूब बताया हुआ है। तो आप उससे मोल्स निकाल सकते हो ना, कंसंट्रेशन इंटू वॉल्यूम करके। कंसंट्रेशन 0.1 है, वॉल्यूम 50 सेंटीमीटर क्यूब है, डिवाइड बाय 1000 कर दो, तो नंबर ऑफ मोल्स आ जाएंगे सिल्वर नाइट्रेट के। या आ रहे हैं आपके 0.005 मोल्स। और सोडियम क्लोराइड के मोल्स कैसे निकालोगे, सोडियम क्लोराइड की भी कंसंट्रेशन बताई हुई है, 0.005, सॉरी 0.05 मोल पर डेसीमीटर क्यूब, वॉल्यूम है 150 सेंटीमीटर क्यूब। तो मोल्स इसके निकालो, कंसंट्रेशन है 0.05, वॉल्यूम है 150 डिवाइडेड बाय 1000, तो मोल्स आ जाएंगे, इसके मोल्स आ जाएंगे 150 डिवाइड बाय 1000 इंटू 0.05, ये आ रहे हैं 0.0075 मोल्स। अब देखो सिल्वर नाइट्रेट और सोडियम क्लोराइड 1:1 के रेशियो में रिएक्ट कर रहे हैं। अगर सिल्वर नाइट्रेट का 0.005 मोल है, तो सोडियम क्लोराइड का भी कितना मोल रिएक्ट होगा, 0.005 ही रिएक्ट होगा। लेकिन सोडियम क्लोराइड का मोल तो आपको ज्यादा गिवन है ना, 0.0075 गिवन है। तो 0.0075 में से 0.005 सिर्फ रिएक्ट हुआ है, बाकी का 0.0025 तो बचा रह जाएगा, मतलब सोडियम क्लोराइड बचा रह गया है एक्सेस में। तो फाइनल मिक्सचर में आपको वन ऑफ द रिएक्टेंट दैट इज सोडियम क्लोराइड विल आल्सो बी देयर एज अ लेफ्ट ओवर। तो प्रोडक्ट में सोडियम नाइट्रेट के साथ सोडियम क्लोराइड भी बचा हुआ होगा, और सिल्वर क्लोराइड तो है ही, तो उसने बोला हुआ है सिल्वर क्लोराइड तो है, उसके अलावा बताओ और क्या होगा। तो सोडियम नाइट्रेट जो बना है वन ऑफ द अदर प्रोडक्ट, और जो एक रिएक्टेंट बचा रह गया सोडियम क्लोराइड, इसलिए इसका आंसर बी था। आ गई ये बात समझ? यार ग्रुप पे तो मैं डाल दूंगा, लेकिन देखो मुझे नहीं पता आप कौन से ग्रुप को, ग्रुप भी 3 बने हुए हैं, तो आप 3 से भी ज्यादा हैं बल्कि, तो आप जो है ना मुझे पर्सनल मैसेज कर दो जिसको एस्टेरिफिकेशन का लेक्चर चाहिए, वरना रह जाएगा वो। लतीफ सोडियम क्लोराइड एक्सेस में है, इसलिए बचा रह गया है। सोडियम क्लोराइड के मोल जो दिए हुए हैं वो 0.0075 दिए हुए हैं, सिल्वर नाइट्रेट के 0.005 दिए हुए हैं। सिल्वर नाइट्रेट के साथ सोडियम क्लोराइड का 1:1 का रेशियो है, मतलब 1 मोल ऑफ सिल्वर नाइट्रेट 1 मोल ऑफ सोडियम क्लोराइड के साथ रिएक्ट होता है। तो 0.005 मोल ऑफ सिल्वर नाइट्रेट कितने सोडियम क्लोराइड के साथ रिएक्ट होगा, 0.005 के साथ रिएक्ट होगा। गिवन कितना है सोडियम क्लोराइड, 0.0075 गिवन है, सिर्फ उसमें से 0.005 रिएक्ट होगा, बाकी तो बचा रह जाएगा ना। सही है। क्वेश्चन में सॉलिड सोडियम, नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं है, गिवन है क्वेश्चन में उसके हिसाब से चलो ना, क्वेश्चन बनाओ भी। वो सेंस नहीं बन रहा तुम्हारे क्वेश्चन का, हमें लिमिटिंग और एक्सेस देखना है बेसिकली।
क्या क्या मांग रहे हो मुझे समझ। देखो ग्रुप में मैं शेयर कर दूंगा, लेकिन मुझे नहीं पता कि आप जो मैसेज कर रहे हो आप कौन से ग्रुप में एडिड हो। ग्रुप बहुत सारे बने हुए हैं। ठीक है, तो आप, मैं भेज दूंगा सारे ग्रुप्स में। किसी ग्रुप में रह जाए तो मुझे नहीं पता, तो फिर आप मैसेज कर देना अगर आपको ग्रुप में ना मिले तो। सही है लतीफ, आगे बात समझ, आगे बढ़े। क्वेश्चन 40। क्वेश्चन 40 हमने कल करा है। इसका आंसर आप लोगों को ये है ना, 2 मोल ऑफ नाइट्रोजन 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट हो रहा है। तो जो मोलर गैसेस के लिए जो मोलर मोल्स का रेशियो होता है, मोलर रेशियो वही वॉल्यूम का भी होता है। तो अगर 1 डेसीमीटर क्यूब ऑफ नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड है तो उसके साथ हाफ डेसीमीटर क्यूब 0.5 डेसीमीटर क्यूब ऑक्सीजन रिएक्ट होगा। ऑक्सीजन दिया हुआ है 2 डेसीमीटर क्यूब, मतलब ऑक्सीजन बचा रह जाएगा, ऑक्सीजन एक्सेस में। लिमिटिंग में नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड है, तो मैं जो प्रोडक्ट निकालूंगा वो नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड से निकालूंगा। नाइट्रोजन डाइऑक्साइड कितना बन रहा है, तो 2 मोल ऑफ नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड से 2 मोल ऑफ नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बन रहा है, तो 1 डेसीमीटर क्यूब से 1 डेसीमीटर क्यूब बनेगा। ये हमने कल किया डिटेल में, कल वाले रिकॉर्डिंग में भी है ये मोल्स वाली। ये भी विच पॉलीमर कंटेन ओनली 3 डिफरेंट एलिमेंट्स। तो देखो प्रोटीन में कार्बन भी होता है, ऑक्सीजन भी होता है, नाइट्रोजन भी होता है। ठीक है, और कंटेन ओनली 3 डिफरेंट एलिमेंट्स, और हाइड्रोजन भी होता है, तो 4 होगा इसमें तो प्रोटीन में। पॉलीथीन में जो इथीन मोनोमर से पॉलीमर बना हुआ होता है, पॉलीथीन, उसमें सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन होता है। पॉलीप्रोपीन में भी कार्बन और हाइड्रोजन होता है। स्टार्च में हमारे पास कार्बन है, कार्बन की जो चेन है, ये जो बॉक्स है, ऑक्सीजन आता है, फिर एक और कार्बन की चेन आती है, फिर ऑक्सीजन आता है। तो स्टार्च में कार्बन होता है, ऑक्सीजन होता है और हाइड्रोजन होता है। तो इसमें 3 डिफरेंट एलिमेंट्स होते हैं स्टार्च में। स्टार्च का नाम कार्बोहाइड्रेट के नाम से भी आता है, सेल्यूलोज के नाम से भी आता है। 42। क्वेश्चन 42 में कह रहा है इन 4 सेपरेट एक्सपेरिमेंट्स 1, 2, 3 एंड 4 नाइट्रिक एसिड वाज एडेड टू एक्सेस मार्बल चिप्स। मार्बल कैल्शियम कार्बोनेट को कहते हैं, ठीक है। मार्बल भी कहते हैं इसको, लाइमस्टोन भी कहते हैं। तो नाइट्रिक एसिड जब कैल्शियम कार्बोनेट के साथ रिएक्ट होगा तो आपको पता है सॉल्ट वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड बनती है। तो वॉल्यूम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड जो बन रहा है उसको मेजर कर रहा है। इन 4 एक्सपेरिमेंट द सेम वॉल्यूम ऑफ नाइट्रिक एसिड वाज एडेड। ठीक है, नाइट्रिक एसिड का वॉल्यूम सब में सेम डाला है, और जो कैल्शियम कार्बोनेट मार्बल लिया है वो एक्सेस में लिया है। ठीक है, तो अब जरा ध्यान से सुनना। इसमें कह रहा है इट्स कंसंट्रेशन और टेम्परेचर और बोथ द कंसंट्रेशन एंड टेम्परेचर वर चेंज। वॉल्यूम सेम है, लेकिन देखो जो कार्बन डाइऑक्साइड का जो प्रोडक्ट बन रहा है उसमें जो 4 ग्राफ्स हैं उसमें वॉल्यूम 2 ग्राफ में ज्यादा बन रहा है, बाकी 2 ग्राफ में कम बन रहा है। इसका क्या मतलब है कि जो आपने रिएक्टेंट लिया है लिमिटिंग रिएक्टेंट, जो कि नाइट्रिक एसिड है ना लिमिटिंग रिएक्टेंट, क्योंकि मार्बल कैल्शियम कार्बोनेट तो उसने एक्सेस में कह दिया, मतलब नाइट्रिक एसिड के मोल्स जो है वो रिएक्शंस में डिफरेंट डिफरेंट लिए हैं। जब वॉल्यूम सब रिएक्शन में नाइट्रिक एसिड का सेम लिया है तो मोल्स कैसे डिफरेंट हो सकते हैं, कंसंट्रेशन डिफरेंट करके। कंसंट्रेशन आप कम कर दोगे तो मोल्स कम हो जाएंगे, कंसंट्रेशन बढ़ा दोगे तो मोल्स बढ़ जाएंगे। कंसंट्रेशन कम ज्यादा करने से रेट ऑफ रिएक्शन पे भी फर्क पड़ेगा। सही है। अच्छा, टेम्परेचर भी चेंज करा है उसने साथ में, तो दोनों ही फैक्टर्स को चेंज करा है। अब हमें वो कह रहा है कि विच स्टेटमेंट इज करेक्ट। फर्स्ट स्टेटमेंट है a lower concentration of acid was used in experiment 3। एक्सपेरिमेंट 3 में एसिड की कंसंट्रेशन कम यूज किए तो मोल्स भी कम यूज हुए हैं नाइट्रिक एसिड के। नाइट्रिक एसिड के अगर मोल्स कम यूज हुए हैं तो इसका मतलब है जो प्रोडक्ट बनेगा वो भी कम बनेगा। तो अगर मैं एक्सपेरिमेंट 3 और 1 को कंसिडर करूं तो 1 में मोल कंसंट्रेशन ज्यादा है, 3 में कम है, तो इसलिए अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट जो बना है वो 3 में कम बना है। और दूसरी बात, कंसंट्रेशन कम करने से रेट भी स्लो हो जाता है। तो रिएक्शन 3 जो है, जो उसका कर्व है वो देखो लेस स्टीपर है, वाई एक्सिस से दूर है, और रिएक्शन 1 का जो कर्व है वो मोर स्टीपर है। तो रिएक्शन 1 जो है वो ग्रेडियंट उसका ज्यादा है, मतलब वो फास्ट है। तो ये बात भी
सही है, कंसेंट्रेशन कम करने से रेट भी कम हो रहा है और प्रोडक्ट में जो वैल्यू बन रही है वो भी कम हो रही है। नाइट्रिक एसिड की कंसेंट्रेशन चेंज करने से क्यों फर्क पड़ रहा है? क्योंकि नाइट्रिक एसिड लिमिटिंग रिएक्टेंट है, उसकी वॉल्यूम आपने सारे एक्सपेरिमेंट में कह रहा है कि नाइट्रिक एसिड का वॉल्यूम सेम लिया है। तो जब वॉल्यूम सेम लिया है तो प्रोडक्ट सेम क्यों नहीं बन रहा? इसका क्या मतलब है कि कंसेंट्रेशन चेंज किया आपने, कम ली है कंसेंट्रेशन एक्सपेरिमेंट 3 में। तो ए बिल्कुल सही है, बात ए इसका आंसर है। अभी हम बी सी डी ऑप्शन डिस्कस करते हैं ना तो फिर आ जाएगा समझ। ऑप्शन बी कह रहा है एक्सपेरिमेंट 4 वाज फास्टर देन एक्सपेरिमेंट 3। एक्सपेरिमेंट 4 का जो ग्रेडियंट है ना वो एक्सपेरिमेंट 3 से कम है। देखो लेस स्टीपर बना हुआ है, एक्सपेरिमेंट 4 ये रेड वाला ये लेस स्टीपर है, एक्सपेरिमेंट 3 जो है वो मोर स्टीपर है। तो एक्सपेरिमेंट 4 जो होगा वो स्लोअर होगा एज कम्पेयर टू एक्सपेरिमेंट 3। उसने फास्टर लिखा हुआ है, मतलब बी गलत है। ऑप्शन सी में कह रहे हैं द एसिड यूज्ड इन एक्सपेरिमेंट 2 was of a lower concentration than in experiment 1। अब जिनको पॉइंट ए समझ नहीं आया है तो ऑप्शन सी को समझने की कोशिश करो, इससे समझ आ जाएगा। वो कह रहे हैं कि एक्सपेरिमेंट 2 में जो कंसंट्रेशन है वो कम है एज कम्पेयर टू एक्सपेरिमेंट 1। आप कहोगे कि भाई एक्सपेरिमेंट 2 में कंसंट्रेशन कम है तभी तो इसका रेट कम हुआ है 2 का। 2 का जो रेट है वो 1 के कंपैरिजन में स्लोअर है ना। तो स्लो कैसे हो सकता है? कंसंट्रेशन कम करके स्लो हो सकता है, लेकिन अगर आपने नाइट्रिक एसिड की कंसंट्रेशन कम की होगी तो कंसंट्रेशन कम करने से उसके नंबर ऑफ मोल्स भी कम हो जाएंगे। और अगर नाइट्रिक एसिड के नंबर ऑफ मोल्स कम हो रहे हैं तो इट मींस के वो जो प्रोडक्ट बना रहा है वो भी कम बनना चाहिए एक्सपेरिमेंट 2 में एज कम्पेयर टू एक्सपेरिमेंट 1। अगर आप कह रहे हो कि एक्सपेरिमेंट 2 में जो कंसंट्रेशन ली है नाइट्रिक एसिड की वो एक्सपेरिमेंट 1 से कम ली है तो रेट ऑफ अ रिएक्शन कम हो जाएगा, स्लो हो जाएगा। लेकिन जो प्रोडक्ट बना रहा है वो कार्बन डाइऑक्साइड वो भी तो कम होना चाहिए वहां। तो ये तो वो तो कम नहीं हो रहा, 1 और 2 में तो वॉल्यूम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड सेम बन रहा है। मतलब 1 और 2 में जो डिफरेंस आया है ना वो कंसंट्रेशन कम करके नहीं आया। तो वो फिर कैसे आया होगा? वो टेम्परेचर कम करके आया होगा, टेम्परेचर भी तो चेंज कर रहा है ना वो। इसलिए सी गलत है, कंसंट्रेशन कम करके एक्सपेरिमेंट 2 नहीं हुआ है, टेम्परेचर कम करके एक्सपेरिमेंट 2 है। अगर 1 और 2 को कंपेयर करो आपस में तो 1 से 2 पे जाने के लिए आपने कंसंट्रेशन कम नहीं किया, टेम्परेचर कम किया। अगर तो आपने कंसंट्रेशन कम की होती तो प्रोडक्ट भी कम बनता। सही है अहमद, अब हुआ क्लियर? आगे कह रहा है डी में द टेम्परेचर ऑफ द एसिड वाज द सेम इन एक्सपेरिमेंट 1 एंड 2। अब सेम कहाँ है टेम्परेचर? अभी तो बात की हमने कि 2 का टेम्परेचर कम हुआ है तभी तो रेट स्लो हुआ है। कंसंट्रेशन कम करने से 1 से 2 पे नहीं गए हो, टेम्परेचर कम करने से 1 से 2 पे गए हो। टेम्परेचर सेम थोड़ी होगा, 2 का टेम्परेचर कम होगा। तो सेम लिखा हुआ है इसलिए गलत है। सही है लतीफ? चलो क्वेश्चन 43। A compound decolorizes acidified potassium magnet. Acidified potassium magnet KMnO4 है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। और ये जिस चीज के साथ रिएक्ट कर रहा है ना मतलब वो चीज ऑक्सीडाइज हुई है जब तो KMnO4 डिकलराइज हुआ है। तो देखो 1 2 3 में से जो 3 है ना वो इथेनॉल है। अल्कोहल जो होते हैं वो ऑक्सीडाइज होते हैं टू फॉर्म कार्बोक्सिलिक एसिड, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का रिएक्शन है। तो इथेनॉल जो है वो इथेनोइक एसिड बना लेगा। तो 3 में तो डिकलराइज हो जाएगा KMnO4, ये बात तो कंफर्म है। अभी आप फंसोगे ना, आप फंसोगे 2 में। देखो 2 में है आयरन 2 क्लोराइड। बेसिकली जब हम एटीपी के पेपर्स करते हैं ना तो एटीपी के पेपर्स में ये बहुत ज्यादा टाइट्रेशन भी हमने की होती है। अब अच्छे खासे लोगों ने एटीपी दिया नहीं है, दिया भी है तो बहुत ज्यादा कम पड़ा उसके लिए। असल में जो आयरन है ना, आयरन को हमें पता है कि वो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट है। अभी जो आयरन 2 क्लोराइड है उसमें आयरन 2 पॉजिटिव आइन है, लेकिन आयरन 3 पॉजिटिव आइन भी तो बना सकते हैं ना। तो 3 पॉजिटिव आइन कैसे बनाएगा? एक इलेक्ट्रॉन लूज करके बनाएगा, मतलब ऑक्सीडाइज्ड होके बनाएगा। मतलब ये ऑक्सीडाइज हो सकता है। और कौन ऑक्सीडाइज करेगा उसको? KMnO4। मतलब ये भी हो सकता है ऑक्सीडाइज, आयरन 2 क्लोराइड भी हो सकता है। लेकिन मैग्नीशियम क्लोराइड में क्या मैग्नीशियम आयन ऑक्सीडाइज हो सकता है? क्या मैग्नीशियम जो है वो 3 पॉजिटिव बना सकता है? नहीं, मैग्नीशियम तो सिर्फ 2 पॉजिटिव ही बनाते हैं ना। तो आयरन ट्रांजिशन मेटल है, उसकी वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट होती है, इसलिए आयरन 2 पॉजिटिव से 3 पॉजिटिव बनता है, आपने देखा है।
इसलिए इसका आंसर 2 and 3 है। सही है जी भाई, ये मैंने खुद ही कंपाइल किए हुए हैं, ये पास पेपर्स के ही हैं, तुम्हारे ही पास पेपर्स है। कुछ क्वेश्चन इसमें देखो, दो फाइल कंपाइल करके दी थी, एक फाइल में कुछ आईजीसीस के क्वेश्चंस कंपाइल हुए हुए थे, ये जो है वो 5070 जो कल आपका एग्जाम आ रहा है। आईजीसीस की फाइल जो है वो बड़ी थी। अच्छा, कभी कभार ऐसा होता है कि कुछ क्वेश्चंस 5070 में हमने नोटिस किया है कि आईजीसीस के पास पेपर से, पुराने पास पेपर से वो उठा के डाल देते हैं, लेकिन फिलहाल वो क्वेश्चन तो ना कुछ अराउंड 80 के करीब क्वेश्चन है। वो फाइल शायद मैंने ग्रुप पे शेयर तो कर दी थी, लेकिन पता नहीं किसी ने किया या नहीं की, लेकिन अब मत करना, अब इसी फाइल को ही करो जो कर रहे हो। हाँ, ट्रांजिशन एलिमेंट डिक्लेराइज, ट्रांजिशन एलिमेंट के साथ आप याद रख सकते हो कि वो फर्दर हो सकता है। लेकिन अगर ये बात सुनो लतीफ, अगर ये आयरन 3 क्लोराइड होता FeCl3, तो इसमें ऑलरेडी Fe3 पॉजिटिव आयन है। अब ये नहीं है कि वो Fe4 पॉजिटिव आयन बना लेगा, ऐसा नहीं हो सकता। वो तुम्हें पता है कि आयरन 2 पॉजिटिव या 3 पॉजिटिव ही बनाते हैं। अब ये जो स्टेटमेंट 2 है ना, ये बेसिकली एटीपी जिन्होंने बहुत अच्छे से किया हुआ होता है ना, तो उनको मिल जाती है, इनको याद होता है। लेकिन अब कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो नहीं होते, मेजोरिटी से नहीं होते, ये उनमें से एक क्वेश्चन है। तो इस क्वेश्चन के साथ लड़ाई करना कि यार ये हमने मतलब केमिस्ट्री पढ़ा ही नहीं है, हमें तो पता ही नहीं है ये क्या आ गया अचानक से, तो ऐसा नहीं है। ठीक है, वो कुछ चीजें ऐसी आपको जरूर इनकाउंटर करोगे, चाहे जितना भी अच्छा आप पढ़ के चले जाओ, वो कुछ चीजें ऐसी होंगी जो आपको नहीं आ रही होंगी, एक दो क्वेश्चंस में ऐसा होगा, कभी कभार वो ऐसा क्वेश्चन डालता है। बाकी छोड़ दो इस क्वेश्चन को, ज्यादा अंदर नहीं घुसो उसके। 44 है, ब्रास इज एन एलॉय, विच स्टेटमेंट अबाउट ब्रास इज करेक्ट। देखो, ब्रास बनता है कॉपर और जिंक से, और जब एलॉय बनता है तो एलॉय में हमें पता है कि भाई कॉपर के मेटल पॉजिटिव आयन जो है, उनके बीच में जिंक आयन आपने डाल दिया है, मतलब जिंक मेटल आयन डाल दिया है, तो क्या हुआ है कि कॉपर के आयंस की अरेंजमेंट जो है वो इरेगुलर हो गई है। एलॉय जब बनता है तो फिजिकल मिक्सिंग होती है, किसी किस्म का केमिकल रिएक्शन नहीं होता है। जब किसी किस्म का केमिकल रिएक्शन नहीं है तो कंपाउंड तो बन ही नहीं सकता है ना। और एलॉय में मेटल पॉजिटिव आयन है सराउंडेड बाय सी ऑफ डिलोक्लाइज्ड इलेक्ट्रॉन। एलॉयज भी वही प्रॉपर्टीज होती हैं एलॉयज की जो मेटल्स की होती हैं इन टर्म्स ऑफ कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। एलॉय भी इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेगा ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स या सी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। बस फर्क क्या होता है, एलॉय मेलेबल एंड लेस मेलेबल एंड डक्टाइल हो जाता है एज कम्पेयर टू प्योर मेटल। तो एलॉय में पॉजिटिव आयंस तो होते हैं, लेकिन नेगेटिव आयंस कुछ नहीं होते, वो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। इलेक्ट्रॉन्स को नेगेटिव आयन नहीं कहते। ठीक है, तो बी इसलिए गलत है। इट कंटेन सी ऑफ इलेक्ट्रॉन, सी ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा क्योंकि एलॉय जब बना है तो मेटालिक बॉन्डिंग अपनी जगह पर ही है। फोर्टी फाइव 45 में कह रहा है प्योर लेड टू सल्फेट इज प्रिपेयर्ड बाय मिक्सिंग टू सब्सटेंसेस एक्स एंड वाई, व्हेन द रिएक्शन इज कंप्लीट द मिक्सचर इज फिल्टर्ड, प्योर लेड टू सल्फेट इज ऑब्टेन्ड। तो रेजिड्यू में लेड टू सल्फेट आया PbSO4। ठीक है, तो दो चीजें मिलाई हैं उसने और इनसॉल्युबल लेड टू सल्फेट बनाया है, और उसकी फिल्ट्रेशन से उसको अलग करके निकाल लिया। कह रहा है विच रो शोज द बेस्ट वे टू प्रिपेयर प्योर लेड टू सल्फेट। देखो, फिल्ट्रेशन की है, जहाँ पे आफ्टर फिल्ट्रेशन क्रिस्टलाइजेशन की तो कोई जरूरत नहीं है ना, क्योंकि जो आपको सॉल्ट चाहिए था वो तो रेजिड्यू में आ गया। क्रिस्टलाइजेशन तो आप तब करते जब आप सॉल्युबल सॉल्ट बनाते हो, और सॉल्युबल सॉल्ट के क्रिस्टल्स बनाने के लिए आप पानी उड़ाते हो, फिर इवेपोरेशन के बाद क्रिस्टलाइजेशन करते हो। जब आपको जो सॉल्ट चाहिए वो बना ही इनसॉल्युबल सॉल्ट है, तो आपने फिल्ट्रेशन करके निकाल लिया। तो जहां जहां उसने मेथड आफ्टर फिल्ट्रेशन में क्रिस्टलाइज लिखा हुआ है तो वो तो गलत है। आफ्टर फिल्ट्रेशन आप रेजिड्यू में जो सॉल्ट आया है उसको सिर्फ वॉश करते हो डिस्टिल वाटर से और ड्राई करते हो। तो ए और सी तो हटा दो ऑप्शन से, दो ऑप्शन तो हमेशा ऐसे ही हट जाते हैं।
बाकी बी जो है वो एक्वस लेड टू नाइट्रेट और एक्वस सोडियम सल्फेट। देखो जब आप इंसॉल्युबल सॉल्ट बनाते हो ना, तो आपने करना क्या होता है, आप दो ऐसी चीजें रिएक्ट कराओ जो सॉल्युबल हो। मतलब दो अगर सॉल्ट रिएक्ट करा रहे हो तो सॉल्युबल प्लस सॉल्युबल को मिला के आप इंसॉल्युबल सॉल्ट बनाते हो। ठीक है, ताकि जब ये अगर इनमें से कोई एक रिएक्टेंट एक्सेस में रह भी गया है तो वो फिल्ट्रेट में बाहर आ जाए, रेजिड्यू में ना रुके। अगर आप एक कोई इंसॉल्युबल सॉल्ट ले लेते हो, पहली बात तो इंसॉल्युबल सॉल्ट और सॉल्युबल सॉल्ट में डिस्प्लेसमेंट होगी नहीं। लेकिन अगर आप कोई ऐसा रिएक्टेंट लेते हो, जैसे फॉर एग्जांपल मुझे लेड टू सल्फेट बनाना है ना, तो मैं लेड टू सल्फेट लेड टू ऑक्साइड प्लस सल्फ्यूरिक एसिड को रिएक्ट करके भी बना सकता हूँ, इससे भी लेड टू सल्फेट बन जाएगा साथ सॉल्ट एंड वाटर। अब प्रॉब्लम ये है कि लेड टू ऑक्साइड इंसॉल्युबल है। जब तक सल्फ्यूरिक एसिड है तो वो रिएक्ट करेगी, लेड टू सल्फेट बनाएगा। लेकिन अगर सल्फ्यूरिक एसिड खत्म हो गया और आपने लेड टू ऑक्साइड एक्सेस में डाल दिया है, तो फाइनल मिक्सचर में लेड टू ऑक्साइड भी होगा और लेड टू सल्फेट भी होगा। आप फिल्ट्रेशन करोगे तो रेजिड्यू में लेड टू ऑक्साइड भी आ जाएगा, लेड टू सल्फेट भी आ जाएगा। इसलिए जब भी हम इंसॉल्युबल सॉल्ट बनाते हैं तो दो ऐसी चीजें लेते हैं जो सॉल्युबल हो। अब बी और डी में एक्स जो है वो लेड टू नाइट्रेट है, ऑल नाइट्रेट सॉल्ट आर सॉल्युबल, मतलब लेड टू नाइट्रेट सॉल्युबल सॉल्ट है। और सब्सटेंस वाई सोडियम सल्फेट, ऑल सल्फेट्स आर soluble except for lead to chloride, sorry, calcium sulfate, barium sulfate and lead to sulfate। तो सोडियम सल्फेट soluble है। इन दोनों को मिला के आप लेड टू सल्फेट बना रहे हो जो कि सिर्फ इनसॉल्युबल होगा। बाकी दोनों तो रिएक्टेंट में से अगर कुछ बचा रह भी गया तो वो सॉल्युबल होगा, तो रेजिड्यू में उसने आना ही नहीं है। मतलब अगर आप लेड टू नाइट्रेट लेते हो PbNO3 और उसमें सोडियम सल्फेट के साथ उसको मिक्स करते हो, तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होगी, सोडियम नाइट्रेट बनेगा जो कि सॉल्युबल है और लेड टू सल्फेट बनेगा। और सिर्फ लेड टू सल्फेट इनसॉल्युबल है, बाकी अगर ये जो दूसरा प्रोडक्ट बना है ये सॉल्युबल है। और अगर कोई रिएक्टेंट बचा भी रह गया है तो वो रिएक्टेंट भी दोनों सॉल्युबल है। तो जब आप फिल्ट्रेशन करोगे तो फिल्टर पेपर पे सिर्फ लेड टू सल्फेट रुकेगा। लेकिन अगर इसके बी इसका आंसर है। लेकिन अगर आप डी देखो ना, डी में दिया हुआ है सॉलिड लेड टू कार्बोनेट। तो लेड टू कार्बोनेट PbCO3 होता है, ये कार्बोनेट इंसॉल्युबल होता है। सारे कार्बोनेट इंसॉल्युबल होते हैं एक्सेप्ट फॉर ग्रुप 1 मेटल कार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट, पोटेशियम कार्बोनेट, बाकी सब इंसॉल्युबल होते हैं। आपने सल्फ्यूरिक एसिड के साथ उसको रिएक्ट कराया तो लेड टू सल्फेट सॉल्ट बन जाएगा, PbSO4, साथ में कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर। सही है, तो लेड टू सल्फेट इंसॉल्युबल सॉल्ट बना है। लेकिन अगर गलती से लेड टू कार्बोनेट आपका एक्सेस में आपने डाल दिया तो ये इंसॉल्युबल है। जब सल्फ्यूरिक एसिड सारा खत्म हो जाएगा तो मजीद लेड टू कार्बोनेट डालोगे तो वो फिर रिएक्ट नहीं होगा। सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्ट हो रहा था ना, पानी के साथ थोड़ी रिएक्ट हो रहा है। पानी में तो वो नीचे जाके बैठ जाएगा। और जब आप फिल्ट्रेशन करोगे तो उसमें लेड टू सल्फेट भी मिलेगा, फिर लेड जो बचा हुआ लेड टू कार्बोनेट है वो भी मिल जाएगा। तो आपने जो सॉल्ट बनाना था वो तो नहीं आया ना रेजिड्यू में, उसके अलावा भी कुछ और आ गया, इसलिए डी गलत है। चलें आगे। क्वेश्चंस कितने हैं, क्वेश्चन खत्म हो रहा है। 46 says student wants to show that the rate of a reaction between calcium carbonate and dilute hydrochloric acid doubles after every 10 degree Celsius rise in temperature। मतलब कह रहा है कि टेम्परेचर हमने बढ़ाया तो रेट ऑफ रिएक्शन डबल हो गया। द मेथड द स्टूडेंट यूजेस is to measure the volume of carbon dioxide released. The student has a Bunsen burner and a gas syringe। इसके अलावा और क्या चाहिए होगा? देखो गैस सिरिंज ले लिया उसने वॉल्यूम मेजर करने के लिए, स्टॉप वॉच चाहिए होगी ऑफ कोर्स टाइम करने के लिए, क्लॉक या स्टॉप वॉच। और आपने कैल्शियम कार्बोनेट सारे एक्सपेरिमेंट में इक्वल मास का डालना है, ऐसा नहीं कि किसी में ज्यादा डाल लिया किसी में कम डाल लिया। हाइड्रोक्लोरिक एसिड का वॉल्यूम, क्योंकि आप सिर्फ टेम्परेचर का इफेक्ट देखना चाह रहे हो ना, तो टेम्परेचर चेंज करोगे बस, तो बाकी सारी चीजें सेम होनी चाहिए। तो मास बैलेंस लोगे मास मेजर करने के लिए, ठीक है। सल्फ्यूरिक हाइड्रोक्लोरिक एसिड का वॉल्यूम मेजर करने के लिए मेजरिंग सिलेंडर लोगे। और आपके पास टेम्परेचर मेजर करने के लिए थर्मोमीटर होना चाहिए और स्टॉप वॉच होनी चाहिए। ये सारे बैलेंस, मास बैलेंस, मेजरिंग सिलेंडर, क्लॉक और थर्मोमीटर, बी।
क्वेश्चन 47 कह रहा है विच स्टेटमेंट अबाउट द स्ट्रक्चर और बॉन्डिंग ऑफ मेटल इज करेक्ट। तो मेटल में मेटालिक लैटिस कंसिस्ट ऑफ एटम्स, एटम्स नहीं होते, मेटल पॉजिटिव आयंस होते हैं, इससे ये गलत है। इलेक्ट्रॉन्स इन अ मेटल मूव रैंडमली थ्रू द लैटिस। सी ऑफ डिलोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो डिलोकलाइज्ड ही तो उनको इसलिए कहते हैं कि अपनी जगह पे नहीं रहता, आगे पीछे हो रहे होते हैं। ये बात सही है। मेटल्स आर मेलेबल बिकॉज द पार्टिकल्स प्रेजेंट आर मोबाइल। नहीं, metals are malleable because layers are regularly arranged and can slide over one another। इससे सी गलत है। The ions in a metal move, metal ions move नहीं होते। और नेगेटिव द चाहिए, क्वेश्चन में कह रहा है the ions in a metal move when positive and negative electrodes are attached। तो जब आप किसी मेटालिक लैटिस के अक्रॉस, किसी मेटल के अक्रॉस पॉजिटिव और नेगेटिव इलेक्ट्रोड से क्या मतलब है, बैटरी को कनेक्ट करते हो, तो बैटरी का नेगेटिव टर्मिनल होता है, उसको नेगेटिव इलेक्ट्रोड कह रहा है, पॉजिटिव टर्मिनल को पॉजिटिव इलेक्ट्रोड कह रहा है। तो मेटल पॉजिटिव आयंस तो मूव नहीं होते ना, सिर्फ इलेक्ट्रॉन्स मूव होते हैं। तो ये गलत लिखा हुआ है, पॉजिटिव आयंस मूव नहीं होते, सिर्फ इलेक्ट्रॉन्स मूव होते हैं। क्वेश्चन 48 कह रहा है विच ऑर्गेनिक कंपाउंड रिक्वायर्स द लीस्ट नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑक्सीजन फॉर कंप्लीट कंबशन ऑफ 1 मोल ऑफ द कंपाउंड। देखो इसके लिए तो आपको बैलेंसिंग करनी पड़ेगी। यह है C3H7OH, it reacts with oxygen to form carbon dioxide and water। आपको बैलेंस करके ऑक्सीजन के मोल्स पता लगाना है, जैसे बैलेंसिंग करते हैं ना, कार्बन लेफ्ट हैंड साइड पे 3 है तो कार्बन के मोल्स 3 हो जाएंगे, कार्बन डाइऑक्साइड के 3 हो जाएंगे, हाइड्रोजन 7 + 1 8 है तो वाटर 4 हो जाएगा। राइट हैंड साइड पे ऑक्सीजन कितने हो गए, 3 2 6 4 1 4 10। तो लेफ्ट हैंड साइड पे एक ऑक्सीजन तो C3H7OH में ऑलरेडी है, 9 और बनाना है तो उसको मैं 9/2 से मल्टीप्लाई करूंगा, तो ये 4.5 आ रहा है। तो इस तरह से सबको बैलेंस करोगे, जिसमें सबसे कम ऑक्सीजन के मोल्स आ रहे हैं वो तुम्हारा आंसर होगा। ये कल हमने मोल्स में भी 2-3 क्वेश्चन ऐसे कर लिए, तो ये अभी करवाने की जरूरत नहीं है, ये आप लोग कर लोगे। 47, अच्छा देखो 47 में वो कह रहा है द टेबल शोज द एनर्जी रिलीज बाय द कंप्लीट कंबशन ऑफ सम कंपाउंड्स। कुछ कंपाउंड जलाए तो उनकी जो एनर्जी दी हुई है उन्होंने, इंथैल्पी चेंज, वो दिया हुआ है किलोजूल पर मोल। मतलब एक मोल जब जलाओगे बेंजीन का तो 3270 किलोजूल की एनर्जी निकलेगी। एक मोल ऑफ बेंजीन का जो मास होता है वो किसी भी चीज के 1 मोल का मास उसके मॉलिक्यूलर मास के बराबर होता है। तो मॉलिक्यूलर मास दिया हुआ है 78 ग्राम। मतलब अगर आप इसका 78 ग्राम बर्न करोगे तो 3270 किलो जूल्स की हीट एनर्जी रिलीज होगी। तो कह रहा है कि विच कंपाउंड रिलीजेस द लीस्ट एनर्जी व्हेन 1 ग्राम इज कंप्लीटली बर्न। मतलब बेंजीन का अगर 1 ग्राम जलाओगे तो कितनी एनर्जी रिलीज होगी, पहले वो निकालो। ये आ जाएगा x इंटू 78 इज इक्वल टू 3270। तो x वुड बी 3270 डिवाइडेड बाय 78। तो ये 1 ग्राम जलाने पे एनर्जी आ जाएगी। मतलब सब में आपने सबके क्या करना है, इनके एमआर से डिवाइड करना है इस एनर्जी को। तो जिसकी सबसे छोटी आएगी वो आंसर है, करके देख लेना। सही है। 50 कह रहा है व्हाट इज द स्ट्रक्चर ऑफ प्रोपाइल मिथानोएट। देखो प्रोपाइल मिथानोएट कैसे बनेगा, ये एस्टर है, पाइल का मतलब एल्कोहल, तो एल्कोहल जो होगा वो प्रोपेनॉल होगा। तो प्रोपेनॉल का फॉर्मूला क्या होता है, 3 कार्बन वाला एल्कोहल विच इज C3H7OH। और मिथानोएट मतलब ओएट आता है एसिड से, मिथानोइक एसिड का फॉर्मूला होता है HCOOH। एस्टर का फॉर्मूला मैंने क्या बताया, किस तरह से बनाओगे एस्टर का फॉर्मूला। देखो आपके पास जो आपको एसिड गिवन है, जैसे यहाँ पे ये अल्कोहल है ना, तो आपने अल्कोहल का OH हटा दो, एसिड का H हटा दो और आपस में इनको मिला दो। मतलब इसको मैं फॉर्मूला को यूं भी लिख सकता हूँ C3H7, और ये वाली चीज जाके इसके साथ मिला दो, जहां से हाइड्रोजन हटा है ना एसिड में, 2 ऑक्सीजन और फिर कार्बन और हाइड्रोजन। यहाँ पर आप एसिड पहले लिख रहे हो अगर, तो HCOO और फिर C3H7 मिला के लिख दो उसके साथ। अब देख लो कौन से ऑप्शन में क्या दिया। अब इसमें ना उल्टा करके लिखा हुआ है डी में, ये वाला पार्ट जो है ना एसिड उसने बाद में लिख दिया है, ये पार्ट एसिड से आया है, COO के पीछे वाली चीज एसिड है और उसके यहाँ वाली चीज जो है वो अल्कोहल है। तो अल्कोहल 3 कार्बन वाला आ रहा है, डेट इज प्रोपेनॉल, और एसिड जो है वो 1 कार्बन वाला आ रहा है, डेट इज मिथानोइक एसिड। तो डी इसका आंसर है।
चले भाई आगे। 51 कह रहा है विच कंटेन्स द ग्रेटेस्ट मास ऑफ ऑक्सीजन। बड़ा कॉमन क्वेश्चन है ये। देखो एल्यूमिनियम नाइट्रेट का जो फॉर्मूला दिया हुआ है ना, फॉर्मूला हमेशा 1 मोल के लिए होता है। तो इसके 1 मोल की अगर मैं बात करूं तो इसके 1 मोल में ऑक्सीजन के कितने मोल्स हैं? ऑक्सीजन O3 है और बाहर ब्रैकेट में 3 है, तो ऑक्सीजन के टोटल 9 मोल ऑफ ऑक्सीजन है। 9 मोल ऑफ ऑक्सीजन एटम का जो मास होगा वो कैसे निकालेंगे? नंबर ऑफ मोल मास ओवर एटॉमिक मास करके। तो 9 मोल मास निकालना है ऑक्सीजन का, ऑक्सीजन का एटॉमिक मास है 16, तो 16 इंटू 9 हो जाएगा ये। मतलब इसके मैं 1 मोल का मास बता रहा हूँ। उसने तो 0.2 मोल का पूछा है ना, तो 0.2 मोल ऑफ एल्यूमिनियम नाइट्रेट में ऑक्सीजन के कितने मोल्स होंगे? 1 मोल में 1 मोल एल्यूमिनियम नाइट्रेट में ऑक्सीजन के 9 मोल्स हैं, तो 0.2 में कितने होंगे? x, तो 9.2 इंटू 9 करेंगे तो मोल्स आ जाएंगे ऑक्सीजन के, फिर उसके एटॉमिक मास से मल्टीप्लाई करेंगे तो मास आ जाएगा ऑक्सीजन का। तो 0.2 इंटू 9 इंटू एटॉमिक मास है 16 ऑक्सीजन का, तो मास आ रहा है 28.8। यही काम सब में करोगे। पोटेशियम सल्फेट के फॉर्मूले में 4 ऑक्सीजन है। 1 मोल में 1 मोल ऑफ पोटेशियम सल्फेट में 4 ऑक्सीजन एटम्स होंगे, तो 0.3 मोल में कितने होंगे? तो 0.3 इंटू 4 इंटू ऑक्सीजन का एटॉमिक मास 16, बस ये करना है सब में। ठीक है, इसका आ रहा है 19.2 ग्राम। इसी तरह, सॉरी ये मैंने बी के सामने देखना है, 19.2 ग्राम। इसी तरह सी में कह रहा है 0.4 मोल ऑफ सोडियम नाइट्रेट, तो 1 मोल ऑफ सोडियम नाइट्रेट में 3 ऑक्सीजन एटम, तो 0.4 में कितने होंगे? 0.4 इंटू 3 इंटू 16। और डी में 0.5, मैग्नीशियम कार्बोनेट में भी 3 है, 3 इंटू 16। तो सबसे बड़ा किस में आ रहा है वो तुम्हारा आंसर है। सबसे बड़ा आई थिंक ए में ही बनेगा। 0.4 इंटू 3 इंटू 16 करो, ये आ रहा है 19.2, ये भी 19.2 आ रहा है। और लास्ट वाला आ रहा है 0.5 इंटू 3 इंटू 16, ये आ रहा है 24। सबसे बड़ा 28 ए में आ रहा है। मोहित 50 चलो मैं बताता हूँ ऐसा रिलेशन वाला। 52 कह रहा है विच सैंपल कंटेन्स द मोस्ट एटम्स। देखो वाटर है H2O, वाटर के 1 मोल फॉर्मूला जो है 1 मोल के लिए होता है ना, वाटर के 1 मोल में कितने एटम्स हैं? कितने मोल्स ऑफ एटम्स हैं? 2 हाइड्रोजन के 1 ऑक्सीजन का, तो 3 है, तो 0.5 में कितने होंगे? 3 इंटू 0.5 कर दो, 3 इंटू 0.5 आपका हो जाएगा 1.5। इसी तरह 1 मोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड के 1 मोल के लिए बात कर रहा है, तो उसमें कितने हैं? 3 ऑक्सीजन 1 कार्बन, तो ये हो जाएंगे 4 मोल। 1 मोल ऑफ मीथेन, 1 मोल ऑफ मीथेन का मतलब है 1 मोल ऑफ मीथेन, जितने मॉलिक्यूलर फॉर्मूला में उतने ही होंगे 5 मोल, 4 हाइड्रोजन 1 कार्बन। 2 मोल ऑफ हाइड्रोजन क्लोराइड, हाइड्रोजन क्लोराइड के 1 मोल में कितने होंगे? 1 हाइड्रोजन और 1 क्लोरीन, तो 2 मोल में कितने होंगे? 2 इंटू 2 4। तो सबसे ज्यादा किस में आ रहे हैं? CH4 में, 5 मोल वाला। सी आंसर है इसका। किसमें MR की बात कर रहे हो? कार्बन डाइऑक्साइड में, हाँ सॉरी 2 होते हैं, CO2 होता है, 2 + 1 3, सॉरी 4 लिख दिया मैंने। देखो 52 में हमने क्या कर, देखो अगर मैं 1 मोल ऑफ वाटर के लिए बात करूँ ना, तो 1 मोल ऑफ वाटर में कितने मोल ऑफ हाइड्रोजन एटम्स हैं? 2 मोल ऑफ हाइड्रोजन एटम्स है और 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन एटम है। टोटल मोल ऑफ टोटल एटम्स कितने हो जाएंगे? 3 मोल ऑफ एटम्स। लेकिन वो 0.5 मोल ऑफ वाटर के लिए पूछा है, जब 1 में 3 है तो 0.5 में कितने होंगे? तो 3 इंटू 0.5, तो 1.5 मोल ऑफ एटम्स आ रहे हैं टोटल 0.5 मोल ऑफ वाटर में। कार्बन डाइऑक्साइड के 1 मोल की बात कर रहा है, तो 1 मोल का मतलब उसके मॉलिक्यूलर मास में जितने हैं ना,
तो उसको किसी चीज से मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है। तो कार्बन 1 होता है, ऑक्सीजन 2, तो 3 मोल। 1 मोल में ही पूछ रहे हो, वो 3 मोल ऑफ एटम्स की बात कर रहे हैं ना। मीथेन के भी 1 मोल की बात कर रहे हैं, तो उसके भी जो फॉर्मूला में जितने मोल्स ऑफ एटम्स है वही होंगे। 4 + 1 5, 4 का हाइड्रोजन 1 कार्बन। HCl हाइड्रोजन क्लोराइड का फॉर्मूला होता है HCl। उसके 1 मोल में कितने एटम्स होते हैं? हाइड्रोजन का 1 मोल और क्लोरीन का 1 मोल, 2 मोल होता है। अब वो 2 मोल का पूछे तो 2 × 2 कर देंगे, तो 4 मोल आएगा इसमें। तो ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ एटम्स सी में आ रहा है मीथेन में। सही है सफा बेटा, समझ आ गई बात? 53 में कह रहा है एक्वस कॉपर टू सल्फेट इज इलेक्ट्रोलाइज यूजिंग कॉपर इलेक्ट्रोड्स। कॉपर इलेक्ट्रोड जब यूज कर रहे हो तो ये एक्टिव इलेक्ट्रोलिसिस का केस है। एक्टिव इलेक्ट्रोलिसिस में हमेशा एनोड जो होती है वो डिसॉल्व होती है, और कैथोड पे कॉपर डिपॉजिट होगा। कैथोड का मास इंक्रीज होता है, एनोड का मास डिक्रीज होता है। अच्छा, द करंट इज कांस्टेंट एंड द एनोड इज वेट एट रेगुलर टाइम इंटरवल्स। Which graph is obtained when mass of the anode is plotted? तो एनोड का जो मास डिक्रीज होता है ना वो लीनियरली डिक्रीज होगा, और कैथोड का जो मास होता है वो लीनियरली इंक्रीज होता है। ये याद रखना, लीनियरली इंक्रीज होता है, कर्व वर्व नहीं बनता। ठीक है, तो सी हो जाएगा इसका आंसर। चलो भाई, बेस्ट ऑफ लक, दुआ करके जाना। होपफुली तुम लोगों का पेपर अच्छा हो। मुझे आई हैव टू साइन ऑफ, मैं व्हाट्सएप पे मिलता हूँ। मुझे देखो कल ए लेवल का भी पेपर 1 है, तो मुझे अब उनको टाइम देना है। ठीक है जी, तो व्हाट्सएप पे क्वेश्चन छोड़ देना। आई ट्राई माय बेस्ट कि मैं आपको 12 बजे से पहले रिप्लाई कर दूँ सारे का। अल्लाह हाफिज, बेस्ट ऑफ लक। कल बताना एग्जाम कैसा हुआ, कल बात करेंगे फिर। ठीक है, सुबह AM में है ना पेपर? अगर पेपर AM में तो फिर तो मार्जिन नहीं होगा हमारे पास, क्योंकि सुबह मेरी बहुत अर्ली इन द मॉर्निंग क्लास है। एनीवेज, आप अच्छा खासा पढ़ चुके हो, रात में मैं हूँ, तो आपको जो रात में जितने भी मैसेज लीव करोगे तो सुबह तक उनका सबका आंसर मिल जाए आपके पास होगा। ओके, अल्लाह हाफिज।